हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। जो ये प्लेटलेट्स होती हैं इनका काम होता है क्लोटिंग का, यानी कि थक्का बनाना इनका काम होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है थ्रोम्बोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। ओके, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर आरबीसी के अंदर हमने बात की, डब्ल्यूबीसी के अंदर बात की। आरबीसी का भी दूसरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। वैसे ही प्लेटलेट्स को भी हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ये प्लेटलेट है ये कहाँ बनती हैं। ये बनती हैं बोन मैरो के अंदर। चाहे वो केवल प्लेटलेट ही नहीं, चाहे वो कौन सी भी ब्लड सेल हो, या तो वो आरबीसी हो या वो डब्ल्यूबीसी हो या वो प्लेटलेट हो, तीनों ही जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, यानी कि हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल जो काउंट है वो होना चाहिए 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में अगर प्लेटलेट हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन है। 1.5 लाख से अगर नीचे है तो प्लेटलेट की संख्या घटी हुई है। अगर 4 लाख से ऊपर आता है तो उसकी जो संख्या है वो बढ़ी हुई होती है। तो अब ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जब प्लेटलेट की संख्या इंक्रीज़ हो जाती है और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब उनकी संख्या डिक्रीज़ हो जाती है। तो इंक्रीज़ कब होती हैं, अगर किसी को इंजरी हुई है तो उसकी बॉडी में प्लेटलेट की संख्या इंक्रीज़ हो जाएगी। फ्रैक्चर हुआ है या हिमरेज है, ठीक है, इनसाइड बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, उसका मतलब हिमरेज होता है। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस के अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगी। डिक्रीज़ कब होगी वो देखते हैं। अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो डिक्रीज़ हो जाएंगी। डेंगू का कोई पेशेंट है, किसी को डेंगू हुआ है तो उसके अंदर डिक्रीज़ मिलेंगी। टाइफाइड हुआ है तो भी डिक्रीज़ मिलेंगी। चिकन पॉक्स किसी को हुआ है, स्मॉल पॉक्स हुआ है या किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई भी चीज़ हुई है तो उस कंडीशन के अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो डिक्रीज़ यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस थी जिसके अंदर प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाती है और घट जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। मैं आपको एक डेंगू का पॉइंट बताता हूँ। आमतौर पर आपने सुना होगा कि डेंगू के अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो घटती है। ठीक है, ये सबको पता होगा, नॉर्मली सबको पता होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, होता क्या है, डेंगू के अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो कम हो जाती है। इसलिए डेंगू में ये सलाह दी जाती है कि कभी भी एस्प्रिन टैबलेट डेंगू के पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, एस्प्रिन जो डिस्प्रिन नाम से आती है। ओके, एस्प्रिन जो टैबलेट है उसके पास प्रॉपर्टी होती है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी प्लेटलेट, 3 प्रॉपर्टी होती है। यानी कि वो दर्द को ठीक करती है, बुखार को कम करती है और उसके पास एंटी प्लेटलेट भी होती है। यानी कि एस्प्रिन अगर हम जब देते हैं तो वो प्लेटलेट की संख्या को, हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है उसको घटा देती है। अब देखिए, डेंगू का जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, ऑलरेडी प्लेटलेट की संख्या घटी हुई है। अगर हमने उसको एस्प्रिन दी, जो कि एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है, जो कि प्लेटलेट को घटाने का काम करती है, अगर हमने एस्प्रिन ड्रग डेंगू के पेशेंट को दी तो उसके अंदर जो पहले से प्लेटलेट घटी हुई थी वो और घट जाएंगी। यानी कि जो डेंगू का पेशेंट है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी। इसीलिए डेंगू के पेशेंट को कभी भी एस्प्रिन यानी कि जो डिस्प्रिन दवा है वो नहीं देनी चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। मैंने आपसे ब्लड की जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसके नाम से एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको कंपोजिशन बताई थी पूरी, और उसके अंदर फिर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हमको मच्छर काटता है तो क्लोटिंग, जब वो ब्लड सक कर रहा होता है तो वो ब्लड क्यों नहीं जमता है। जो उसकी स्ट्रो होती है, जो आगे से छोटी सी नली होती है जिसके ज़रिए वो खून चूसता है हमारी बॉडी से, तो जब वो सक कर रहा होता है ब्लड तो वो ब्लड क्लोट क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो उसका मैं रीज़न आपको देता हूँ। 1-2 कमेंट आए थे लेकिन वो सही नहीं थे, तो उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। देखिए, जब भी मच्छर हमारी बॉडी पे बैठता है और स्ट्रो को अंदर डालता है खून को सक करने के लिए, तो जैसे उसकी वो अपनी स्ट्रो को बॉडी के अंदर डालता है, ठीक है, ब्लड को सक करने के लिए, तो ब्लड को सक करने से पहले वो हमारी बॉडी के अंदर ना अपना सलाइवा सिक्रेट करता है। ठीक है, उसके सलाइवा में हिपेरिन नाम की एक चीज़ होती है जो कि होता है एक एंटी कोगुलेंट। यानी कि वो जो हिपेरिन है
वो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना मैंने क्या कहा है। जब भी मच्छर हमको काटता है सबसे पहले वो अपना सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा के अंदर होता है हिपेरिन, यानी कि सलाइवा ना कहकर मैं कहूँगा कि जब भी मच्छर हमको काटेगा तो वो हिपेरिन सीक्रेट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि ब्लड क्लोट नहीं होता है। तो वो आसानी से जो मच्छर है वो हमारी बॉडी से ब्लड सक कर लेता है। तो यही रीज़न है, हिपेरिन वो रीज़न है जिसकी वजह से ब्लड क्लोट नहीं होता है जब मॉस्किटो हमारी बॉडी से ब्लड सक कर रहा होता है। ठीक है, वैसे ही जोंक यानी कि लीच, ठीक है, आपने सुना होगा, है ना, वो भी ब्लड सक करती है। ओके, जो एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस है, कभी कभी लीच आपने देखी होगी, है ना, एनिमल्स पर देखी होगी, भैंसों के ऊपर देखी होगी, तो वो क्या करती है, वो भी ब्लड सक करती है। तो वो भी ब्लड सक करने से पहले क्या करती है, मच्छर तो चलो थोड़ी देर के लिए ब्लड सक करता है, वो तो बहुत ज़्यादा ब्लड सक करती है जब चिपक जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही वो बॉडी पे चिपकती है तो सबसे पहले वो भी एक चीज़ सीक्रेट करती है, वो भी एक एंटीकोगुलेंट जिसको बोलते हैं हिप्यूडिन। ठीक है, हिपेरिन क्या है, हिपेरिन की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ये है हिपेरिन। ठीक है, ये हिपेरिन है जो मॉस्किटो के अंदर होता है एंटीकोगुलेंट। एक होता है हिप्यूडिन, ये है हिप्यूडिन जो कि लीच के अंदर मिलता है, ये भी एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लोटिंग होने से बचाता है। तो इस तरीके से जो मॉस्किटो है और जो लीच है वो कॉन्टीन्यूसली ब्लड सक कर सकती हैं विदाउट क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट रीज़न था। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, शायद आपको आवाज़ चेंज भी लग रही होगी। ठीक है, इससे पहले हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के ऊपर भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और जल्द ही हम एंटीबायोटिक के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं बच्चों को, तो वो सब क्लियर मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।